चलिए देखते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर है 9 है। चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। उसके बाद टॉपिक है इसमें व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो देखते हैं। अध्याय 8 में हमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी उन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाए जाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्र जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे तो कुछ अरब और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा और फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। उसके बाद है व्यापार से जुड़ी एक कविता भी है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं समुद्री तटों से लगे राज्य। ठीक है, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में 12 तटीय प्रदेश है। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में 12 तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवार के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये हैं चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिणी भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने खास रख लेते इसमें से कुछ वे धन अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं भी लिखी जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिए जाते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणी पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणी पथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी।
रेशम मार्ग की कहानी देखते हैं। तो रेशम मार्ग की कहानी देखते हैं तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूती कटाई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। इस तकनीकी को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाया, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशियाई के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे, जहां से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्ते से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है, एक चित्र है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती है। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोम साम्राज्य तक पहुँचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। उसके बाद देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। तो कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्ठ था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। उसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी बहुचरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्ठ के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतकों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनके निवारण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं।
इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाले सड़कें भी इन्हीं दर्रों में होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का प्रारंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्री क्या है देखते हैं। तो तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थान की यात्रा किया करते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फहियान काफ़ी प्रसिद्ध हैं।